और बात करते हैं सिंहासन की। और सिंहासन में आज बात एक ऐसी सीट की जिसका इतिहास बताता है कि अगर प्रत्याशी पसंद आ जाए तो फिर मायने नहीं रखता कि देश के किस हिस्से से चुनाव लड़ने वहां आया है, उसको जिताकर देश की संसद भेज दिया जाता है, वो भी एक बार नहीं 4-4 बार। इस सीट ने देश को गृह मंत्री दिया है। 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में से आप अंदाजा लगाइए 9 बार बाहरी प्रत्याशी को जिताकर संसद भेजा है। बूटा सिंह इस सीट से जीते हैं तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की पत्नी यहां से जीतकर संसद पहुंची है। बंगारू लक्ष्मण यहां से चुनाव नहीं जीत पाए थे। कमाल की बात यह है कि इस बार इस सीट पर दोनों ही पार्टियों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो दूसरे साधारण कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां सभा कर चुके हैं तो सियासी दाव पेचों के बीच चरण स्पर्श की सामाजिक तस्वीर भी यहां पर दिखाई दी। ये सीट है जालोर सिरोही सीट, जो गुजरात से लगती है लेकिन देश की सियासत में अपना अलग ही मिजाज रखती है। इस बार इस सीट का मिजाज क्या है, यहां के मुद्दे क्या है, आज बात इसी सीट की सियासत। तो इस सीट के सियासी मिजाज को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, साथ में हमारे साथ जोधपुर संभाग प्रभारी राजीव गौड़ जी भी जुड़े हैं। दोनों से बातचीत करें उससे पहले एक बार आपको बता देते कि यह मुकाबला किस किस के बीच में। वैसे आप जानते हैं कि यहां कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी की तरफ से लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा गया। लुम्बाराम चौधरी एक सामान्य कार्यकर्ता जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत। बीता चुनाव जोधपुर से लड़ा था, वहां से चुनाव हार गए थे। इस बार जालोर सिरोही में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से योगेश जी, क्योंकि इस मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं, आम वर्सेस खास, बाहरी वर्सेस स्थानीय, या किसी और नजर से? देखिए, बाहरी बड़ा मुद्दा नहीं है इस सीट को लेकर, क्योंकि आपने खुद ने बताया कि परिसीमन से पहले बूटा सिंह यहाँ से लगातार सांसद रहे और ना केवल सांसद रहे, देश के गृह मंत्री बने। तो ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है बाहरी का। और यहाँ पर प्रवासी वोटों की भी अपनी राजनीति है और पूरा इलाका गुजरात से सटा हुआ है और गुजरात से बहुत यहाँ की राजनीतिक आबो हवा प्रभावित होती है। ये ज़रूर है कि हॉट सीट बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर छोड़कर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हॉट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जो लगातार सांसद चुने आ रहे थे पिछले चुनाव से, 2 चुनाव से, देवजी पटेल, वो अब यहाँ उनका टिकट काट दिया गया और देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को दे दिया गया। लुम्बाराम चौधरी को विचार परिवार की पसंद माना गया और यही कारण है कि यहाँ टिकट दिया गया। लेकिन विधानसभा का अगर हम समीकरण देखें, विधानसभा के हम सीटों का समीकरण देखें विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इन लोकसभा चुनावों को, तो विजेंद्र, हमने देखा था बीते विधानसभा चुनाव, इससे पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का राज तो आया था, लेकिन पूरे जालोर सिरोही की में केवल सांचौर में कांग्रेस सिंबल पर जीती थी सीट। सुखराम विश्नोई चुनाव जीते थे और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस विचारधारा के सिरोही से संयम लोढ़ा जीते थे जी। इस बार परिवर्तन है, इस बार रानीवाड़ा कांग्रेस के पास है, रतन देवासी वहाँ से विधायक है, इस बार भीनमाल समरजीत सिंह वहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का पहले के मुकाबले अब थोड़ा प्रादुर्भाव हुआ, या यूँ कहें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पहले के मुकाबले अब ज़्यादा स्थिति विधानसभा ठीक रही। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मिजाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट को लेकर रहा है। अब अशोक गहलोत के पुत्र यहाँ मैदान में हैं, तो अशोक गहलोत के पुत्र यहाँ मैदान में हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही इस सीट पर चुनाव लड़ने आए होंगे, क्योंकि इस सीट पर आपको ध्यान है कि ना तो बहुत ज़्यादा जाट राजनीति का प्रभाव है जी, और ना ही इस सीट पर बहुत ज़्यादा गुर्जर राजनीति प्रभावित इस सीट को करती है। ये सीट पर यहाँ पर मूल ओबीसी के मतदाता बड़ी संख्या में, कल्बी जो बड़ी संख्या में यहाँ का वोट बैंक माना जाता है, रेबारी देवासी वोट बैंक है वो बड़ी तादाद में है, यहाँ माली समुदाय का वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में माना जाता है। और इसके साथ यहाँ सबसे बड़ा जो वोट बैंक है जो प्रत्येक सीट पर तकरीबन 20,000 या उससे अधिक है, वो है यहाँ पर दलित वोटों का, ख़ास तौर से मेघवाल वोट, दलित वोट। और जो सटा हुआ इलाका है माउंट आबू से, पिंडवाड़ा से
जहाँ पर आदिवासी वोट बैंक बड़ी तादाद में यहाँ पर निवास करता है। ठीक है योगी जी, क्योंकि आप जातिगत समीकरणों की बात करें तो अपने दर्शकों को जरा पहले जातिगत समीकरण ही बता देते कि इस सीट के जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि गुर्जर प्रभाव नहीं है, जाट प्रभाव नहीं है, दरअसल 22,89,000 के आसपास इस सीट पर कुल लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता है। अब इसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य लोकसभा सीट पर मानकर चलिए 8 लाख के आसपास SC ST मतदाताओं की संख्या है, और यह संख्या काफी ज्यादा है क्योंकि यह संख्या प्रभावित करती है। सामान्य वर्ग में कलवी पटेल 3 लाख हैं, देवासी 2,10,000 के आसपास हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूल OBC 4 लाख हैं, राजपूत भूमिया लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वैश्य सहित अन्य सवर्ण 3,20,000 के आसपास हैं, और इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 90,000 के करीब हैं। तो ये इस सीट का जातीय समीकरण, और इस जातीय समीकरण को देखते हुए ही कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा, या सीधा कहीं कांग्रेस भी ना कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सीट को ज्यादा मुफीद समझा है। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ बने हुए हैं। राजीव, क्योंकि हमने इस सीट का जातीय समीकरण दिखाया है, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस इस पूरे जातीय समीकरण में से किस किस को टारगेट कर रही है? क्योंकि अगर जोधपुर से वैभव जालोर सिरोही आए हैं तो एक कैलकुलेशन के साथ आए होंगे जो पेपर पे की गई होगी, वो कैलकुलेशन क्या है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही, बाहरी का कोई महत्व नहीं होता। देखिए देश के जितने भी बड़े बड़े, चाहे राहुल गांधी की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, वो दूसरी जगह जाकर के सीटें पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो बाहरी का तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि बाहरी है या लोकल है, पार्टी का सिंबल होता है। लेकिन उससे अगर जो आपका सवाल है कि वहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग समीकरणों की बात करें, तो अगर पिछली टाइम में अगर कांग्रेस आलाकमान इस बात पर राजी हो जाता तो शायद जिस तरीके से वैभव गहलोत चुनाव भी जालोर सिरोही से लड़ते और शायद जिस तरह का माहौल उस वक्त था वो जीत भी सकते थे। लेकिन अब दूसरी बार जब मौका मिला है तो उस मौके से वो चूके नहीं हैं। वैभव गहलोत और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके बहनोई और खुद अशोक गहलोत और जिस तरीके से परिवार के साथ साथ पूरा कांग्रेस का कुनबा जुटा हुआ है। खासतौर पर अगर सिपह सलारों की बात करें तो पुखराज पाराशर से लेकर के जिस तरीके से रतन दिवासी की बात करें, संयम लोढ़ा की बात करें, तो उस क्षेत्र के जितने भी छत्रप हैं, अलग अलग जाति के जो छत्रप हैं, कांग्रेस के जो छत्रप हैं, वो लगातार जिस तरीके से जुटे हुए हैं। ऐसे में 20,000 जो दलित वोट हैं वही सारा खेल ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुल पिछली बार अगर बात करें देवजी पटेल 3 लाख वोटों से जीते थे, और अगर सामने के प्रत्याशी लुम्बाराम की बात करें तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, प्रधान रहे हैं, जिला परिषद सदस्य रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन अगर बात वैभव गहलोत की करें तो कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान ठोकर खा करके आगे बढ़ता है। तो जो अनुभव उन्होंने हासिल किया है उसका अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा सामने देखने मिला, लेकिन टक्कर अब कांटे की कही जा सकती है। जिस तरीके से एक और तस्वीर सामने आई थी, तस्वीर सामने आई थी कि 16 दिन पहले जब वैभव गहलोत के सामने लुम्बाराम चौधरी नजर आए प्रचार के दौरान तो उन्होंने चरण स्पर्श किए। फिर उनकी पत्नी के सामने जब प्रचार के दौरान लुम्बाराम चौधरी आए तो उन्होंने भी चरण स्पर्श किए। अब ये ठोकर खाकर सियासत में अनुभव लेना है, या हर एक नेता के पीछे एक मार्केटिंग टीम चल रही होती है? उस मार्केटिंग टीम ने कहा कि आप यहां पर लोगों से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, बस आप चरण स्पर्श कीजिए। या आपको लग रहा है कि वैभव ऐसे ही है? देखिए शुरू से हम वैभव गहलोत को देखते आ रहे हैं। केवल वहाँ की बात नहीं है, वो अपने से बड़ों का हमेशा मान सम्मान करते हैं, उनको बुजुर्ग होते हैं चरण स्पर्श भी करते हैं। तो वैभव गहलोत ने और उनकी धर्मपत्नी ने जब लुम्बाराम के चरण स्पर्श किए तो एक शिष्टाचार की बात है। लेकिन इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर वो आशीर्वाद दे तो फंसे कि आखिर वो जीत का आशीर्वाद दे तो दे कैसे, क्योंकि खुद चुनाव मैदान में है। लेकिन एक शिष्टाचार की बात तो हिमांशु गहलोत की और वैभव गहलोत की समझ में आती है। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, माहौल जो किसके पक्ष में है, जो हमारे सहयोगी लूनाराम से जो बातचीत हुई है, जो माहौल है उस माहौल में फिलहाल वैभव गहलोत तेज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजा बदलने की कोशिश की है, कितनी वो कोशिश कारगर होती है 26 अप्रैल को अगर मतदान का प्रतिशत राजीव, योगेश जी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? योगेश जी कुछ न कुछ आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि आशीर्वाद क्या दिया होगा। आशीर्वाद, इस तरह के जो राजनीतिक आशीर्वाद होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है विजयी भव और एक होता है जीते रहो। अब लुम्बाराम चौधरी ने तो विजय भव तो नहीं कहा होगा,
तो मुझे लगता है दूसरा आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन इस घटना से एक चीज़ और ध्यान आती है कि आज से बहुत साल पहले हरिशंकर भावड़ा राजकुमार रिणवा चुनाव लड़ रहे थे, तो मतगणना के स्थल पर राजकुमार रिणवा ने भावड़ा जी के पैर छुए थे और वो चुनाव राजकुमार रिणवा ने हरिशंकर भावड़ा को हरा दिया था। तो ये एक, हालांकि इस घटना का उससे रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन ये घटना राजनीतिक तौर पर पैर छूना और आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में कई निहितार्थों को अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से योगी देखता जी, है। इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें हम आज से 15 साल पहले देखते थे, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जब दो कैंडिडेट आमने सामने होते हैं तो कार्यकर्ता हुटिंग करते हैं, एक दूसरे के बीच में तनातनी भी होती है। लेकिन इसलिए हमने जिक्र किया कि चलिए एक जगह से तो ऐसी तस्वीर आई कम से कम। ये बात सही है विजेंद्र, और ये गौरव है हमारे राजस्थान की राजनीति का कि सदाशयता यहाँ पर है, यहाँ पर आपस का मेल मिलाप आज भी देखने को मिलता है। आज भी हमारी प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्तर पर नहीं गई है। आज भी राजस्थान की राजनीति कम से कम उन मापदंडों को मानती है जो बड़े और छोटे की इज्जत करना जानते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वैभव गहलोत को मैंने बहुत बार सीपी जोशी के पैर छूते हुए देखा है। तो बड़ों की इज्जत करना ये गुण होना चाहिए, और ये आपके राजनीतिक माइलेज के लिए भी, अगर कोई राजनीति में है तो उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है, इस सीट पर वैसे तो लूमाराम चौधरी बनाम वैभव गहलोत चुनाव है, सिंबल के साथ जो चेहरे भी होंगे या जिनके साथ चुनाव लड़ा जा रहा है वो यही है, लेकिन आपको लगता है कि ये चुनाव ऐसा नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम अशोक गहलोत है? योगी जी, ये बात सही है आपकी कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के एक, कहा जा सकता है, एक महामानव है, और 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो उनका प्रभाव अपने आप में दिखता है। और यहाँ देखिए कि उनके प्रभाव के कारण ही जो बीएसपी से जो उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे, चुनाव में उन्होंने ताल ठोकी थी, लाल सिंह, वो चुनावी समर से हट गए और वैभव गहलोत के समर्थन में आ गए। कहा जाता है धर्मेंद्र राठौड़ ने उन्हें मनाया था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया। और यहाँ पर कांग्रेस की पुरानी टीम है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के हौसले यहाँ पस्त रहते हैं, और यहाँ पर जिस तरह की जीत यहाँ पर रानीवाड़ा से रतन देवासी को मिली है, जिस तरह की जीत समरजीत सिंह को भीनमाल से मिली है, और इस जो पूरा इलाके के अंदर एक अलग तरह का मैसेज विधानसभा चुनाव में गया था, क्या उसी मैसेज को मेंटेन कर पाएंगे? यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो अंतर करे थी उसको दूर करने के लिए देवजी पटेल का टिकट काटा गया, लेकिन देवजी पटेल लंबे समय तक यहाँ पर सांसद रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक रहा, उनकी अपनी यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरी राजनीतिक टीम खड़ी कर रखी थी उन्होंने, तो वो किस तरह का यहाँ पर मोटिवेशन उसको मिलता है। और आपने देखा हो प्रवासी वोटों को साधने के लिए अशोक गहलोत खुद यहाँ के कांग्रेस नेताओं को लेकर चेन्नई भी गए, बेंगलोर भी गए, और वहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो प्रवासियों ने यहाँ आकर वोट भी डाला। यहाँ राजपुरोहित समाज बड़ी तादाद में बसता है जालौर सिरोही में, उसके रुख का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि राजपुरोहित समाज ने मौजूदा भंजला सरकार में मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मंत्री नहीं बनाया गया, तो उसको लेकर भी यहाँ पर अंदरूनी तौर पर कई बातें, भले ही जीवाराम चौधरी यहाँ पर निर्दलीय जीते हैं और बीजेपी के साथ खड़े, लेकिन जीवाराम चौधरी का कमिटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ रहा है। जी बिल्कुल योगी जी, लेकिन हम बात करें जालोर सिरोही की, एक बार वोटिंग परसेंटेज बताते हैं अपने दर्शकों को कि भाई बीते चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसको इस बार कांग्रेस कितना सेंधमारी उसमें कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी 2009 में 33%, जबकि कांग्रेस 25% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन इसके बाद के चुनाव में आपको एक बड़ा अंतर नजर आएगा। देखिए 2014 में सीधा 53%, 20% का इजाफा, कांग्रेस 18%, और ये दरअसल बार बार जब हम इसकी बात करते हैं 2014 की, तो ये मोदी ईरा था। 2019 में वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा 56%, 57% के आसपास, जबकि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 37% के आसपास रहा है। राजीव, यहीं से मेरा सवाल है कि भाई 57% वोट मिले हैं बीजेपी को बीते चुनाव में, क्या वाकई में कांग्रेस इसको सेंधमारी करने में कामयाब होगी? और वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस सीट पर आकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं तो गुजरात से हूं और ऐसा लगता है अपने ही घर आया हूं। देखिए विजेंद्र, अगर अभी जो 19 अप्रैल की बात करें तो उसमें जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है,
कमोवेश माना जा रहा है कि 26 तारीख को भी मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। एक और बात है कि मौसम विभाग ने 26 तारीख को बारिश की भी चेतावनी दी है, लेकिन ये लक बाय चांस की बात है कि अब वैभव गहलोत का जो लक है वो क्या काम करता है, क्योंकि क्षेत्र में जब से वो टिकट उनका फाइनल हुआ है तब से जिस रूप में कांग्रेस ने बढ़त ली है कम से कम वह माहौल बनाने में, लूमाराम की बात करें तो वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन अभी जो 19 अप्रैल को चुनाव हुए उन कई सीटों पर भी जाके आए हैं। आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 26 अप्रैल को इस बात का फैसला होगा। अगर प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो हैट्रिक को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कुछ उहापोह की स्थिति हो सकती है, कुछ सीटों पर सेंधमारी भी हो सकती है। हालांकि वरिष्ठ जो पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा है वो इस बारे में नब्ज जानते हैं। ठीक है राजीव, उनसे ही पूछ लेते हैं योगेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर बहुत ज्यादा सीटों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम हर डिबेट में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या वाकई में वो स्थानीय ही रखना चाहते हैं इस चुनाव को, ताकि जनता सीधी कनेक्ट रहे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता अगर आए तो फिर कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन में कांग्रेस पिछड़ सकती है। ये बात सही है विजेंद्र, और राजीव जी मेरी बात से सहमत होंगे कि जोधपुर से जब वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था और वैभव गहलोत ने जब नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद लगातार दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा वहाँ लग गया कांग्रेस पार्टी के। नामांकन के वक्त भी जोधपुर से ज़्यादा संख्या बाहर के नेताओं की रही और पूरे चुनाव तक यही दिखता रहा। नतीजा क्या निकला? बड़े अंतर से वैभव गहलोत चुनाव हार गए जी। और एक तरह से कहा जाए तो ये वैभव गहलोत के पहले इलेक्शन में ही उनके लिए एक सेटबैक की तरह था। यही कारण है कि इस बार प्लानिंग के साथ केवल स्थानीय नेताओं को ही वहाँ पर शामिल किया गया। खुद अशोक गहलोत भी उतना नहीं गए उस सीट पर जितना अपने बेटे के प्रचार के लिए जाना था, और खुद वैभव ने कहा भी कि मेरे पिता मेरे प्रचार में कम आ रहा है और दूसरी सीटों पर जा रहा है, क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, उनको दूसरी सीटों पर जाना है। लेकिन जो स्थानीय जो फैक्टर्स हैं, स्थानीय जो जातीय समीकरण है, वो कांग्रेस साधने में जुटी है। तो किस तरह से वो ये साध पाती है, और जैसा मैंने कहा कि मूल ओबीसी का वोट बैंक, दलित वोट बैंक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको साध लिया तो यहाँ चुनाव जीतने में तकलीफ नहीं आएगी, और अगर नहीं साध पाए तो यहाँ किल्बी वर्सेस अगर फैक्टर यहाँ काम नहीं कर पाया तो कांग्रेस पार्टी यहाँ लूज कर जाएगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ने सादा समीकरण, क्योंकि माइंड सेट इस सीट का पिछले लंबे अरसे से भाजपा ही रहा है, तो उस माइंड सेट को भी तोड़ना एक चुनौती की तरह है। लेकिन एक और चीज जो शुरू की गई कि भाई अगर बीजेपी आ गई, एक अलग तरीके की फिलॉसफी तैयार की जा रही है, तो जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब चूंकि इस सीट पर SC ST बहुत ज्यादा है, क्या कांग्रेस उस कार्ड को खेलती हुई यहाँ नजर आ सकती है? देखिए खेल रही हो? ये बात सही है कि ये एक तरह से अभी 2 दिन पहले जब मैं किरोड़ीलाल मीणा से इंटरव्यू करने दौसा गया था, उनसे बातचीत हो रही थी मीणा हाईकोर्ट में, उन्होंने ये बात कही कि पिछले 1 साल से कांग्रेस के नेता, खासतौर से कांग्रेस के SC ST के नेता ये प्रचारित कर रहे हैं कि संविधान संशोधन हो जाएगा अगर फिर से मोदी सरकार आई, और आरक्षण को खतरा हो जाएगा। और हम बीजेपी के नेता लगातार समझा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने में भी लग रहे हैं, लेकिन उस तरीके से डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और शायद ये जो बात है ये गहराई तक गई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और अलग अलग तरह के, आपको ध्यान ही है किस तरह के सामाजिक मंच बने हुए। अगर ये चुनाव जातीय राजनीति की तरफ जा रहा है, धर्म, राष्ट्रवाद, धारा 370, मंदिर, ये तमाम मुद्दों से अलग हटकर अगर ये जातीय राजनीति की तरफ ये चुनाव जा रहा है तो यह अप्रत्याशित परिणामों को लाने वाला होगा। और अगर ये वही मुद्दे, जिन मुद्दों के पीछे नरेंद्र मोदी का मैजिक चला था, अगर वही मुद्दे रहे तो फिर जालोर सिरोही जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है राजीव, कम शब्दों में जरा बताइए यहाँ के मुद्दे क्या हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है? हालांकि यहाँ तो वैसे पूरे देश भर में यह है कि या तो मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है, लेकिन फिर भी लोकल इश्यूज तो होंगे ना। देखिए, पानी एक बड़ी समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है। वहाँ जो जालोर सिरोही का जो बेल्ट है उस पर लोगों के दांत अभी तक पीले हैं
और पीले फ्लोराइड पानी के कारण है। हालांकि नर्मदा के जरिए कोशिश की गई है, लेकिन वैभव गहलोत अपनी बार बार बयानों के अंदर भी यही कह रहे हैं कि जो चाहे माही की बात करें, नर्मदा की बात करें, किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है। पानी का जो क्लोरोफाइड है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि अगर वो जीतते हैं तो इस क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि पानी की एक बड़ी भारी समस्या है उससे कैसे निजात दिलाई जा सकती है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के भी उनका कि सक्रियता से, उनकी पत्नी ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने तो यहां पर रसोई कर ली है, मकान तय कर लिया है, अब हम यही रहने वाले हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कुछ कहता है। लेकिन उलट बात करें तो लुम्बाराम जिस तरीके से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है और ऐसे में जब पूरा समाज उनके साथ है, और जिस तरीके से योगी जी ने भी कहा है कि ओबीसी और जो दूसरे जो एससी की जो है वो जो वोट बैंक है उनको जो साथ लेगा वही जीत हासिल कर पाएगा। जी ठीक है योगी जी, क्योंकि आपने कहा कि राजस्थान में अगर जाति भारी पड़ी तो परिणाम बहुत अलग होंगे, अगर धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दे भारी पड़े तो परिणाम बहुत अलग होंगे। कल प्रधानमंत्री बांसवाड़ा डूंगरपुर में थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा उन्होंने क्या वहां से बयान दिया और खुलकर बयान दिया उन्होंने। क्या वो बयान यही दर्शा रहा है कि वो चाहते हैं कि अब मुद्दे राष्ट्रीय हों वापस, और उनको एहसास हो गया है, उनके थिंक टैंक ने, उनकी रिसर्च टीम ने बता दिया है कि चुनाव इस बार जातीय हो रहा है और जातीय होने पर चुनाव उलझ सकता है, इसको वापस अपनी टेबल पर लेकर आइए, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ, धार्मिक मुद्दों के साथ। ये बात सही है। विनय सहस्त्रबुद्धे, वी सतीश और विजय राहटकर, इन तीनों की टीम ने जो एक रिपोर्ट अपनी भेजी ऊपर तक 12 सीटों पर मतदान के बाद पहले चरण की, वो तमाम बातें निहित है जो आप बात कर रहे हैं विजेंद्र। और ये बात सही है कि जातीय समीकरणों का हवाला उसमें दिया गया है और मतदान कम होने की बात की गई है। लेकिन साथ ही बीजेपी के पक्ष में एक बात कही गई है कि वोटर बड़ा है और कमोबेश वोटिंग पैटर्न वैसा ही रहा है, कस्बाई सीटों पर वोट अच्छा पड़ा है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी को लाभ होगा और बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड बना पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक शक, संदेह जो है वो बीजेपी के टॉप लीडर्स में पनप गया है। और आपने जो भी बात कही कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की रैली में लीक से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो इंगित करती है कि बहुसंख्यक वोट जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है बीते 2 लोकसभा चुनाव में, वो बहुसंख्यक वोट ऐसा था जिसने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को नकार दिया था, परिवारवाद को नकार दिया था। वो मोदी वोट बैंक था बेसिकली, वो मोदी वोट बैंक था। अब वो मोदी मैजिक के पीछे वो पूरा वोट बैंक था। शायद मुझे लगता है कि इतने तमाम प्रयासों के बावजूद मतदान का नहीं बढ़ना, युवा वोटर्स में उदासीन रवैया रहना, ये तमाम कारण ऐसे हैं जो चुनाव को अलग मोड़ की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कांग्रेस के पास इसका काट क्या होगा? क्योंकि मैंने देखा है कि कल प्रधानमंत्री ने बोला और आज आप कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप उठाकर देख लीजिए, उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2009 के आसपास का बयान उनका वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि हर संसाधन पर, देश के हर संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है और साथ में कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसके उन पॉइंटर को आउट किया जा रहा है, उन पॉइंटर को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे किया जाएगा, असमानताओं को दूर किया जाएगा। देखिए, सालों पहले जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ ये बात उठी थी कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ जी। तो वो जो नारा था वो गरीबी मतलब जो शोषित पीड़ित, जो कहा जा सकता है कि निचले समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके मद्देनज़र वो पूरा नारा इंगित था। और उसके बाद जो चुनाव होते हैं, प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, तो कहा जा सकता है कि यही कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करेगी कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं इनको मद्देनज़र करते हुए यहाँ पर वोटिंग पैटर्न प्रभावित हुआ है। और जैसा पहले से ही राहुल गांधी पहले दिन से ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं और तमाम जातिगत रूप से वो टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि किस और कांग्रेस की राजनीति चल रही। क्योंकि योगी जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, एक लाइन में बताइए, हम इसको मोदी वर्सेस मोदी विरोधी कहें या धर्म वर्सेस जाति कहें? देखिए, अगर चुनाव मोदी वर्सेस और विपक्ष रहता है तो मोदी वहाँ पर चुनाव डिफीट नहीं खाएंगे, वो बड़ी ताकत के तौर पर फिर हमें नजर आएंगे। और अगर चुनाव जातीय राजनीति की तरफ जाता है तो वो चौंकाने वाले परिणामों को लाने वाला होगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, आपका भी शुक्रिया। जालोर सिरोही में सिरोही
जिसके लिए कहते हैं कि तलवार की धार ऐसी कि एक बार में पूरे सिर को रोते। यहां राजनीतिक तौर पर किसके सियासत से भरे सिर को जनता अपनी वोट की तलवार से रोएगी, ये जनता को तय करना है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको बता पाएं इस सीट के समीकरण क्या है, इस सीट का मिजाज क्या है, इस सीट की सियासत क्या है।